दोस्तों नमस्कार। मैं प्रेमलता स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में होम साइंस A to Z। आज का टॉपिक है विटामिन B2 जिसका नाम है राइबोफ्लोविन। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूँ जितने भी मैं नोट्स तैयार करती हूँ वो किन किन किताबों का सहारा लेती हूँ। इसके लिए मैं आहार एवं पोषण विज्ञान की आशा कुमारी की बुक और उसके साथ साथ डॉक्टर बिंदा सिंह की बुक, उसके साथ साथ डॉक्टर अनीता सिंह की किताबों का अध्ययन करती हूँ और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट लगता है उन पॉइंट को मैं नोट करके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। चलिए हम इम्पॉर्टेंट बिंदुओं को देखते हैं। सबसे पहले हम सब जानते हैं कि विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन के नाम से भी जाना जाता है और विटामिन B2 को ही राइबोफ्लोविन कहते हैं। और सबसे पहले ये दूध से अलग किया गया था, इसलिए इसको लैक्टोफ्लेविन भी कहते हैं। विटामिन B2 को क्या क्या कहते हैं? B2 कहते हैं, राइबोफ्लोविन कहते हैं, लैक्टोफ्लेविन भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। 1933 में कुहन तथा उनके साथियों ने इस विटामिन को दूध से अलग किया था तथा 1935 में ही कुहन तथा उनके साथियों ने इसका नामकरण किया था। इसका अणुसूत्र C17H20N4OH है, ऑक्सीजन 6 है। नेक्स्ट बिंदु है राइबोफ्लोविन नारंगी पीले रंग के सुई जैसे क्रिस्टल होते हैं। राइबोफ्लेविन यानी विटामिन B1 नारंगी पीले रंग के सुई जैसे क्रिस्टल होते हैं। इसका गलनांक 282 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका गलनांक 282 डिग्री सेल्सियस है। जल में साधारण रूप से घुलनशील होता है तथा ईथर, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन और बेंजीन में अघुलनशील होता है और क्षारीय माध्यम में बहुत जल्द नष्ट हो जाता है। यानी जैसे B1 क्षारीय माध्यम से नष्ट हो जा रहा था वैसे ही B2 भी क्या होता है, क्षारीय माध्यम से नष्ट हो जाता है। इसकी अभिशोषण कहाँ होती है? इसमें छोटी आंतों से सीधे ये क्या होता है, रक्त द्वारा अभिशोषित कर ली जाती है। बाइल साल्ट की उपस्थिति में अभिशोषण की क्रियाशीलता होती है और B2 रक्त के सीरम में भी पाया जाता है, WBC में भी पाया जाता है और RBC में भी पाया जाता है। जितने भी आप सभी जानते हैं कि जितने भी जल में घुलनशील विटामिन हैं उनका हमारे शरीर से निष्कासन हो जाता है, वो हमारे शरीर में क्या होता है, स्टोर नहीं होता है। उसका निष्कासन मूत्र द्वारा उत्सर्जित हो जाता है, यानी इसका विसर्जन किससे होता है, मूत्र द्वारा हो जाता है। B2 के कार्य क्या है? शारीरिक वृद्धि में सहायक होते हैं। ये क्या करते हैं, सेल्स के भरण पोषण करते हैं और कोशिकाओं में शोषण में सहायक होते हैं। यह राइबोफ्लोविन फास्फोरिक अम्ल के साथ संयोग करके FAN बनाते हैं तथा कुछ राइबोफ्लोविन फॉर्मिक अम्ल और एडिनिल से संयोग कर फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ये जो FAD है और FAMN है, ये प्रोटीन के साथ मिलकर कोई एंजाइम बनाते हैं। ये क्या करते हैं, ये दोनों प्रोटीन यानी ये राइबोफ्लेविन के जो ये दो तत्व हैं ये क्या करते हैं, प्रोटीन के साथ मिल करके कोएंजाइम की तरह कार्य करते हैं। उसके साथ ही विटामिन B2 का कार्य त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में, हार्मोन के नियंत्रण में, इंसुलिन की जो सक्रियता उसकी बनी रहती है, दृष्टि नाड़ी के उद्दीपन के लिए भी विटामिन B2 का आवश्यकता होती है। ये क्या करता है, ऑप्टिक नर्व होती है यानी दृष्टि नाड़ी होती है उसके उद्दीपन के लिए आवश्यक है तथा आँखों की रेटिना में स्वतंत्र रूप में ये पाया जाता है। RBC के निर्माण में जो सहायक क्या करता है, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में भी ये सहायक है। आँखों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी सहायक है। घाव को शीघ्र भरने में भी सहायक है। ये सारी कार्य किसके हैं, विटामिन B2 के हैं। एक बार पुनः रिवाइज कर देते हैं कि सभी परीक्षाओं में इसके वर्ग पूछे जाते हैं और इतना कन्फ्यूजन होता है, भूलने जैसी चीज़ होती है। तो पहला कार्य क्या है, शारीरिक वृद्धि में सहायक।
और कोशिकाओं के शोषण में सहायक, और प्रोटीन के साथ मिलकर कोएंजाइम की तरह कार्य करता है, हार्मोन का नियंत्रण करता है, त्वचा को स्वस्थ बनाता है, दृष्टि नाड़ी के उद्दीपन में भी कार्य आता है। आरबीसी का भी निर्माण करता तथा आँखों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। घाव को भी शीघ्र भरने में सहायता करता है। अब हम देखते हैं अगर हमारे शरीर में विटामिन B2 की कमी हो जाती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला प्रभाव चेहरे पर देखने को मिलता है। चेहरा का क्या हो जाता है, चेहरे की जो त्वचा होती है वो क्या होती है, लाल हो जाती है। चेहरे की त्वचा लाल हो जाती है। दूसरा है एंगुलेटर स्टोमेटाइटिस। इसके सिम्टम्स क्या हैं, ओठों के किनारे घाव हो जाते हैं। क्या होते हैं, ओठों के किनारे घाव हो जाते हैं, ओठ फट जाते हैं तथा ओठों से क्या होता है, रक्त निकलने लगता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्या रक्त किससे निकलता है, एंगुलेटर स्टोमेटाइटिस से। अगला क्या है, चिलोसिस। चिलोसिस में क्या होता है, होठों के ऊपर की त्वचा छिल जाती है। चिलोसिस में क्या होती है, होठों के ऊपर की त्वचा छिल जाती है, किनारियां भी फट जाती हैं, पीले रंग का रवेय पदार्थ जम जाता है तथा सबसे बड़ी सिम्टम्स क्या है, पीप निकलती हैं। इन दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे, इसमें रक्त निकलता है और इसमें पीप निकलता है। एंगुलेटर में क्या होता है, रक्त निकलता है और चिलोसिस में पीप निकलता है। इसको 3-4 बार रट लेंगे। एंगुलेटर में क्या होता है, रक्त निकलता है और चिलोसिस में पीप निकलता है। चिलोसिस में क्या निकलता है, पीप निकलता है यानी पस निकलता है। ग्लोसिटिस क्या है, ये भी B1 की कमी से ही होने वाला रोग है, लेकिन ये कहाँ होता है, ये जीभ पे होता है। ये कहाँ होता है, जीभ पर होता है। लेकिन ये दोनों कहाँ होते हैं, एंगुलेटर और चिलोसिस, ये दोनों कहाँ होते हैं, ओठ पे होते हैं। ग्लोसिटिस कहाँ होता है, जीभ पर होता है। जीभ क्या होता है, किनारे किनारे दाने निकल जाते हैं, बीच में सफ़ेद हो जाते हैं और लास्ट में क्या होता है, बैंगनी रंग के हो जाते हैं। अब अन्य कार्य भी देख लेते हैं। अन्य कमियां क्या हो जाती हैं, अगर विटामिन B1 की कमी है तो क्या होगा, अंडकोश पर घाव होने लगेगा, यानी पुरुषों के अंडकोशों पर क्या होता है, घाव बनने लगता है। इसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल लीशन। ऐसी टर्मोलॉजी नेट की परीक्षाओं में बहुत सारे पूछे जाते हैं और आजकल तो सभी परीक्षाओं में मिसलिनियस तरह के प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। WBC के कार्य में प्रभावित हो जाने लगता है और नेज़ोलेबियल सिबोरिया रोग भी हो जाता है और आँख में बारीक फुंसी तथा रक्त के निशान दिखते हैं। आँख में बारीक फुंसी दिखती है तथा रक्त के निशान दिखते हैं। रक्त के निशान दिखते हैं। एक बार हम फिर रिवाइज करना चाहेंगे इन बीमारियों को, क्योंकि सब बहुत टफ है यहाँ पे। तो पहली लक्षण क्या है कि त्वचा के चेहरे पे घाव हो जाता है। अगर विटामिन B2 की कमी है तो क्या होगा, चेहरे पे घाव हो जाएगा त्वचा पे। और एंगुलेटर होगा जिसमें क्या होता है, रक्त निकलने लगता है। और चिलोसिस होगा, चिलोसिस में क्या होता है, पीप निकलता है। उसके साथ ग्लोटिस होता है। ये दोनों कहाँ हुआ, ये दोनों बीमारी कहाँ होती है, ये ऊपर की दोनों बीमारी होती है ओठ पे, और ऊपर के दोनों ओठ पे होते हैं और ग्लोसिटिस किस पे होते हैं, जीभ पे होते हैं। और नेज़ोलेबियम सिबोरिया रोग भी हो जाता है। और आँख में क्या होता है, यानी कि क्या क्या प्रभावित हो रही है, नाड़ी गति भी प्रभावित हो जा रहा है, श्वसन तंत्र भी प्रभावित हो रहा है, WBC भी प्रभावित हो रहा है, RBC भी प्रभावित हो जाता है। इसके साथ साथ ओठ फट जाते हैं, चेहरे पे चकत्ते पड़ जाते हैं चेहरे पे, और जीभ पे भी दाने पड़ जाते हैं। आशा करती हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग पुनः अपनी तरफ से देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं स्रोत क्या है, विटामिन B1 का स्रोत क्या है। जैसा कि हम जानते हैं ये जल में
घुलनशील विटामिन है और हमारे बॉडी में इसका स्टोरेज नहीं होता है, इसलिए हमको प्रतिदिन अपने भोजन में इसको सम्मिलित करना चाहिए। तो सर्वोत्तम स्रोत क्या है? सूखा खमीर है, यकृत है, अंडे के पाउडर है, संपूर्ण दूध पाउडर है, मक्खन रहित दूध है, बेल है। ये सारे क्या है? सर्वोत्कृष्ट यानी कि रिचेस्ट सोर्स हैं। किसके? विटामिन B2 के। और इसमें जो बेल है, हमको लगता है मई के महीने में या अप्रैल के महीने में तेज़ हवाएं चलती हैं, सबके ओंठ फंसते हैं, सबको विटामिन B2 की कमी होती है, लेकिन प्राकृतिक सोर्स हमें जो दिख रहा है, अगर मक्खन से लेते हैं तो वेट बढ़ेगा। और दूध पाउडर सभी के लिए संभव नहीं है, अंडे का पाउडर भी संभव नहीं है, ऊपर के सारे सोर्स संभव नहीं है, लेकिन बेल जो है क्या है? हमारे समस्या की सर्वोत्तम साधन है। इसको सभी व्यक्तियों को, बेल मौसमी फल है, इसको मौसम में अवश्य लेना चाहिए, ताकि जो लू चलती है, पछुआ पवनें चलती हैं, इससे आराम मिल सके। अब गुड सोर्स देखेंगे। गुड सोर्स में ताज़ा अंडा हुआ। देखिए अंडे का पाउडर है, यहाँ कन्फ्यूजन होगा, अंडे का जो पाउडर है और ताज़ा अंडा है। अंडे का पाउडर क्या है? ये रिच सोर्स है, और ताज़ा अंडा क्या है? गुड सोर्स है। मांस हुआ, दाल हुआ, कालियाँ हुआ, ताज़ा दूध हुआ, हरी सब्जियाँ हुआ, ये क्या है? उत्तम स्रोत है। और इसके अलावा जिन पदार्थों से हमें थोड़ा बहुत विटामिन B1 B2 मिल जाता है, वो क्या होता है? वो निम्न सोर्स होते हैं। ज़्यादातर यही पूछता है, सर्वोत्तम और उत्तम। अब हम बात करते हैं आरडीए जो 2020 में प्रस्तावित हुआ है, उसमें उसके द्वारा हमें कितनी मात्रा में विटामिन B2 को लेना। अगर हम देख रहे हैं आरडीए को पढ़ते पढ़ते इतना समझ में आ गया होगा कि मैं आदमियों को 3 भागों में बांटे, यानी वयस्क पुरुष को 3 भागों में बांटे, कम क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और अत्यधिक क्रियाशील। तो सबसे पहले हम देखते चलेंगे, कम क्रियाशील को 2 मिलीग्राम पर डे देते हैं, कम मध्यम क्रियाशील को 2.5, अत्यधिक को 3.2, कम क्रियाशील को 1.9 महिला के लिए है, और मध्यम क्रियाशील महिला के लिए 2.4 है, अत्यधिक क्रियाशील महिला के लिए 3.1 है। इसके बाद गर्भवती महिला को कितना राइबोफ्लोविन लेना चाहिए? 2.7 मिलीग्राम पर डे। धात्री माता के लिए जो 6 से, जिसका बच्चा 0 से 6 माह का है, उसे 0.4 लेना चाहिए, जिसका बच्चा 7 से 12 माह का है उसे 2.9 लेना चाहिए। अब बात करते हैं सहसों को, जो 0 से 6 माह का अगर सहसो है तो 0.4 लेना चाहिए, 7 से 12 माह का है तो 0.6 लेना चाहिए। अब चिल्ड्रेन यदि 1 से 3 वर्ष का है तो 0.9 लेना चाहिए, और इसी तरह 4 से 6, 7 से 9 सभी अवस्थाओं के बारे में दिया गया है। 10 से 12 वर्ष की अगर बालक है तो उसे 2.1 मिलीग्राम देंगे, और गर्ल्स है तो 1.9, और 13 से 15 वर्ष का अगर कोई बॉय है तो उसको कितना देंगे? 2.7, और 13 से 15 वर्ष की कोई गर्ल्स है तो उसे 2.2 देंगे। यदि बॉयज़ हैं 16 से 18 वर्ष का तो 3.1 मिलीग्राम पर डे देंगे, अगर गर्ल्स है तो 16 से 18 वर्ष की तो उसे 2.3 मिलीग्राम राइबोफ्लोविन डेली सम्मिलित करना चाहिए अपने भोजन के द्वारा। तो आज का ये छोटा सा टॉपिक था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। आप लोग बताइएगा कि इससे पहले सारी चीज़ें आप कवर किए थे कि नहीं। इससे आप अपना नोट भी तैयार कर सकते हैं, और एक ही जगह इससे क्वेश्चन दे दिया गया है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन टेलीग्राम पे आप लोग देख चुके हैं, सॉल्व भी कर चुके हैं। तो इसको देखने के बाद आप लोगों का पूरा कवर हो जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आपने हमारी वीडियो को देखा। धन्यवाद।